अहमद बिन हम्बल का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ गया। इमाम अबू हनीफा का हनफी स्कूल ऑफ थॉट का मैंने आपको बता दिया। अहले तशय्युअ के यहाँ अगर आप देखोगे बच्चे तो वहाँ पर इजमा है, इजमा आले बैत का। ठीक है, अगर आप इसको मेंशन करना चाहते हो आप इसको कर सकते हो। उनके यहाँ इजमा है, इजमा अहलुल बैत। ठीक है जी, अहलुल बैत का मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है और जो 12 आइम्मा उनके गुजरे हैं, ठीक है ना, इनकी जो आल है, इनकी जो स्टूडेंट्स हैं और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनका इजमा हमारे नज़दीक मोतबर है, बेशक बाकी दुनिया ना हो। ठीक है ना जी, इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इसी हद तक रखता हूँ, बाकी इसके आगे बहुत डिटेल्स हैं। लेट्स स्किप दोस। बुनियादी जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं और उनके जो ओपिनियंस हैं इजमा को लेके, वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए। अब आप देखो कि यहाँ पर ये अगर आप इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा की बात करते हो तो ये बच्चे सारा का सारा आपका 3rd सेंचुरी तक ख़त्म हो गया। आपके जो फ़ुक़हा हैं वो यहीं तक हैं। अब यहीं तक आप देखो कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इजमा इज़ नॉट मेंशन्ड इन द कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द अहदीथ एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं इजमा को लेके। अब आप और आगे जाते हो, अब इसी ज़माने में आपको डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे हैं जहाँ पर अभी तक चीज़ें सिमिलर चली आ रही हैं, चीज़ें सिंपल चली आ रही हैं, कोई बहुत डाइवर्स इशूज़ तो अभी आए ही नहीं हैं। आप और आगे जाते हो तो और मुख्तलिफ आरा आने शुरू हो जाती हैं। हम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जाते हैं, ये आपकी 18th सेंचुरी है, ये 1700s का टाइम है अप्रॉक्सीमेटली। आप शाह वलीउल्लाह के दौर में जाते हो तो शाह वलीउल्लाह ने ये ओपिनियन दिया था इजमा के बारे में कि ये जो आपका यूनिवर्सल इजमा है, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल नोशन, ये अब पॉसिबल नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वजह फ़िरका वारियत नहीं है कि तुम्हारे फ़िरके बहुत हो गए या इकट्ठे क्या होंगे। मैं उनके बावजूद तुम्हें बता रहा हूँ कि आज भी देखो इजमा आम की एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है, आज भी इजमा ख़ास की एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं। आपके मुल्क में CII है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, इसमें सारे हैं। आपके अहले सुन्नत के उलमाए किराम भी हैं, आपके अहले तशय्युअ के उलमाए किराम भी हैं, आपकी रुयत हलाल कमेटी है, इसमें भी सारे के सारे हैं, ठीक ना। तो एग्ज़ाम्पल्स हैं। प्रॉब्लम ये होता है इजमा आम क्यों नहीं अब एक प्रैक्टिकल चीज़ रही है या मुश्किल टू अचीव हो चुका है, वजह कि आपके डायनामिक्स बहुत बदल चुके हैं। जो सब कॉन्टिनेंट के इशूज़ हैं वो नॉर्थ अमेरिका के इशूज़ नहीं हैं, जिन पर आप डिस्कशन कर रहे होगे वो उसके ऊपर डिस्कशन कर ही नहीं रहे होगे, उनके कुछ और मसाइल होंगे, फिर उनके तौर तरीके थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। तो इजमा इस तरीके से आज के ज़माने में अचीव नहीं हो सकता। तो इसलिए उनका कहना ये था कि एक सर्टन लोकेलिटी के स्कॉलर्स अगर किसी चीज़ के ऊपर जमा हो जाते हैं तो वो इजमा है और फिर वो उन लोगों के लिए बाइंडिंग है जो वहाँ पे आम आवाम रह रही है। यानी कि इमाम शाफी ने इजमा ख़ास के हक़ में बात की, ठीक हो गया। आप मोहम्मद इकबाल ये अल्लामा है, ठीक है ना जी, इवन दो एक रिलीजियस अथॉरिटी उस तरीके से, बच्चे एक रेफरेंस तो उस तरीके से नहीं है, मगर इजमा इज्तिहाद के टॉपिक जब हम कर रहे होते हैं तो जनरली हम अल्लामा के जो यहाँ पे ओपिनियंस हैं उनको मेंशन कर रहे होते हैं FPSC के सर्कल्स में और उनके एग्जामिनेशंस में, ठीक है जी। तो अल्लामा का कहना ये था कि आज की अगर कोई मॉडर्न एप्लीकेशन ऑफ इजमा है ना, आज के ज़माने में अगर आप इजमा देखना चाहते हो तो इमाम शाफी अल्लामा इकबाल का मानना ये है कि जो आपका मॉडर्न डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, दैट इज़ द ओनली पॉसिबल फॉर्म ऑफ इजमा इन दिस डे एंड एज। मगर यहाँ पे एक फंडामेंटल फ्लॉ है इस बात में बच्चे, और वो क्या है? तुमने इजमा पढ़ लिया, इजमा क्या होता है, वो क्या है प्रॉब्लम? और ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें, आप सही बोल रहे हो, कंसेंसस नहीं होता। अगर आप मॉडर्न डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को देखोगे तो आम तौर पे 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए ना, लॉ पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी प्राइमरली आपको इतनी चाहिए। इजमा में हम क्या कह रहे हैं? 100%। अगर 100% नहीं है तो वो इजमा नहीं है। आप कह सकते हो कि चलो यार मेजॉरिटी है, बट दैट इज़ नॉट इजमा, ठीक है। मगर आप एनालिसिस कोई ना करो, आप बता दो अल्लामा की इसके ऊपर राय ये थी। इसी तरह आप आगे जाओ, ये अल्लामा मोहम्मद शलतूत हैं, ही इज़ एन अरब स्कॉलर। आप ये शलतूत उर्दू में लिख रहे हो तो ते के साथ लिखोगे, गालिबन कुवैत से इनका ताल्लुक़ है। इनका कहना ये है कि यूनिवर्सल इजमा इज़ अ थ्योरेटिकल प्रपोजिशन, ये कभी भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है जी। हालांकि इससे हम डिसएग्री करते हैं, मगर इनका मानना ये कि नहीं हुआ। बाकी उनका कहना ये है कि इजमा विल चेंज फ्राम टाइम टू टाइम, वो हर ज़माने के लिहाज से उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रीरेक्स, उसकी बातें चेंज होती रहेंगी। जहन में रखो बच्चे, मैं शुरू में तुम्हें क्या बताया कि बिकॉज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कुरान नॉर इन द हदीस, तो ओपन फॉर डिस्कशन है। तो हर बंदा उसके ऊपर जो इल्म रखने वाला है उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन फॉर्म करता है। अब्दुल वहाब खल्लाफ क्या कहते हैं, ये भी एक आपके अरब स्कॉलर हैं, इनकी अच्छी राय है, इनका सजेशन इनकी अच्छी है। इनका कहना ये है कि असल में इजमा को एग्जीक्यूट करवाना काम किसका है? गवर्नमेंट का काम। ये नहीं कि गवर्नमेंट बताए स्कॉलर्स को कि तुम सारी की सारी ये बातें करो। अगेन ये तो एक डिसऑनेस्टी हो जाएगी ना कि एकेडमिकली आप उनको छोड़ ही नहीं रहे हो कि वो अपने एतबार से खुद अपनी राय दें। उनका कहना ये कि प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनाई जाएं जहां पर उलमा की रिप्रेजेंटेशन हो,
वहाँ से कलेक्टिव रूलिंग्स प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए, और ये आज एक इजमा की अच्छी सूरत होगी। वरना दुनिया आपकी इतनी फैल चुकी है, पॉपुलेशन आपकी इतनी बढ़ चुकी है कि अचीव करना मुश्किल है। आप एक एक से जाके पूछोगे तो नहीं ना। तो रियासत के पास डेटा होता है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास मोबिलाइज करने की मशीनरी होती है लोगों को। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएँ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएँ जहाँ पर इनकी रिप्रेजेंटेशन। हमारे मुल्क में मैंने आपको बता दिया, हमारे पास कुछ सूरतें हैं। आपके पास इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, आपके पास रुयत हिलाल कमेटी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अगली स्लाइड में हमारे पास मेंशन्ड है। उधर जाने से पहले बच्चे, एक वैलिड इजमा के प्रीरेक्स क्या होंगे? आप कब कहोगे कि ये इजमा वैलिड है, हम इसको मानते हैं एज अ सोर्स ऑफ लॉ? सबसे पहले कंसेंसस होना चाहिए। मैं शुरू में तुम्हें बता चुका हूँ कि प्लीज़ बच्चे इसको कंफ्यूज ना करना मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ। 100% इत्तेफाक, कंसेंसस, ठीक ना। एक बंदा भी इख्तलाफ कर रहा है, इसका मतलब है इजमा आपका अचीव नहीं हो सका। दूसरा क्या है, जो इत्तेफाक हो रहा है वो मुसलमान फुक़हा का हो। एक तो ये है कि फ़ुक़हा हों, जूरिस्ट हों, दूसरा ये है कि मुसलमान हो। देखो, मुमकिन है कोई नॉन मुस्लिम जूरिस्ट भी हो ना, उसने आपके लॉ को पढ़ा हुआ है, उसने आपकी कुरान और सुन्नत को एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ा हुआ है, उसका एतबार नहीं है। मुस्लिम होगा, फ़क़ीह होगा। और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझो। जब इजमा के बाद एक रूलिंग सामने आ रही होगी कि जी वी एग्री ऑन दिस, अब डेफिनेटली दिस रूलिंग इज़ नॉट इन द कुरान, नॉट इन द सुन्ना, दैट इज़ वाई वी केम टू इजमा, राइट। अगर तो हमें कुरान और सुन्नत में मिल रहा है हल, मैंने तुम्हें शुरू में बताया, तो आप जाते ही नहीं हो इजमा की तरफ। आप जाते ही यहाँ पर तब हो जब आपको नज़र आ रहा होता है कि कुरान और सुन्नत में एक्सप्लिसिटली चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं हैं। आप जब रूलिंग दे रहे होगे तो ये रूलिंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय कुरान एंड सुन्ना होगी। इजमा के बाद फुक़हा ये नहीं कह रहे होंगे जी हमें समझ ही आया, हमें फ़ील ऐसे हो रहा है। वो इवेंचुअली जब अपनी बात कर रहे होंगे तो एंड में दलील कोई कुरान और सुन्नत से होगी। अब डेफिनेटली वो कुछ एक्सप्लिसिट नहीं होगा, इशारा होगा कि जी इस आयत से हम ये अज्यूम कर रहे हैं, इस आयत को हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इस आयत से ये बात पता चलती है, इस हदीस से ये बात पता चलती है। तो ये ज़हन में रखना बच्चे, हमारी बेसिक हमेशा कुरान और सुन्नत ही रहती है, हम उससे आगे पीछे नहीं होते। इज्तिहाद में भी आप आगे जाओगे, इज्तिहाद ये नहीं है कि मुज्तहिद को जो समझ आ गया, वो आखिर में जो बात कर रहा होगा वो किसी हदीस या सुन्नत या कुरान की आयत की बुनियाद पर कर रहा होगा कि इस आयत से मैं ये समझ रहा हूँ, इस हदीस से हमें इस चीज़ के ऊपर इशारा मिलता है। तो इवेंचुअली आखिर में इजमा और इज्तिहाद को हरगिज़ ये ना समझिएगा कि इनको जो समझ आया उन्होंने उस तरह कर लिया। इसका मतलब हमेशा, और इसकी प्रीरेक हमेशा ये रहेगा कि आप आखिर में कोई ना कोई दलील कुरान और सुन्नत से दे रहे हो, वरना फिर उस राय का एतबार नहीं। बात समझ में आती है? मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं जी। आज देखो 100% इजमा तो आज मुश्किल है उस तरीके से अचीव करना। इवन दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, स्टिल कुछ ना कुछ मुश्किल है। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको ग्लोबल और नेशनल लेवल के ऊपर नज़र आती हैं जो रिजेंबल कर रही हैं इजमा को। उनमें से सबसे पहले इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी है जी, ये OIC की है। OIC आपको पता है क्या है? उसका ये एक एकेडमिक और फ़िक़ही आर्म है कि यहाँ से आपके ग्लोबल स्कॉलर्स की रिप्रेजेंटेशन है, नए नए इश्यूज़ इनके सामने आते हैं और कलेक्टिव रूलिंग्स इंटरनेशनल इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी की तरफ से उसके ऊपर आती हैं। तो रिजेंबल कर रहा है इजमा को। CII हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, ये नेशनल लेवल के ऊपर होगी। और फिर ये AOFI है यार, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है? आपकी दुनिया में आज जितने भी इस्लामी मालियाती इदारे हैं, इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? इस्लामिक बैंक्स, तकाफुल ऑपरेटर्स जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस के सब्स्टिट्यूट हैं, और इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स। ये कैसे ऑपरेट करेंगे? इनका वर्किंग मैकेनिज़्म क्या होगा? ये कैसे शरिया कंप्लाइंट होंगे? ये अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे इंजीनियर करेंगे कि इनकी ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ परमिसिबल हों एज़ पर शरिया? इनके स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स इशू कौन करता है कि कैसे चलेंगे? ये इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? AOFI। ये बहरीन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे, बहरीन बेस्ड है, और इसको चेयर करने वाले आजकल आपके मुल्क के मुफ्ती तकी उस्मानी है ना, वो इसके चेयरमैन है आजकल। बहरीन बेस्ड है, और सारी दुनिया में जो आपके इस्लामिक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो AOFI के चल रहे हैं। सिर्फ मलेशिया ने इसको अपने आप से एग्जेम्प्टेड रखा हुआ है, मलेशिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं ना, कुछ जगहों के ऊपर ऊंच नीच है, बाकी तकरीबन मोरलेस सेम। तो AOFI वो है। आप इसको देखना चाहते हो, इसके स्टैंडर्ड्स भी अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये इजमा के ऊपर बात है।